फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो किसके पास जा रहा है उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो अदर देन इंडियन कंपनी के पास आता है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो कैसे इंडियन कंपनी के पास आ सकता है? इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किया है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में पैसा लगाया है, तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलने का राइट है। जैसे ही फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, इंडियन कंपनी से एंटाइटल टू गेट दैट डिविडेंड। तो फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास इसी लॉजिक में डिविडेंड का फ्लो आ सकता है। तो फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टाइप का फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है। अगर स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से आ रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, उसके ऊपर सेक्शन 115 बीबीडी अप्लाई हो जाएगा। अगर अदर देन स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आ रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी का 26% और उससे ज्यादा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होल्ड करता है तो वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी माना जाएगा एज फार एज टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न्ड। तो जैसे ही स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, इंडियन कंपनी के लिए वो डिविडेंड बन जाता है स्पेशल इनकम, और उस स्पेशल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 115 बीबीडी टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करता है, और सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का टैक्स रेट है 15%। बात यहां समझ में आया? तो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड का फ्लो इंडियन कंपनी के पास आता है तो इंडियन कंपनी के लिए वो स्पेशल इनकम होता है, और उस स्पेशल इनकम के ऊपर सेक्शन नंबर 115 बीबीडी 15% रेट पर टैक्स इंपोज करता है, प्लस सरचार्ज एंड सेस वगैरह लगता है। एंड एक स्पेशल मैटर है कि वो पर्टिकुलर डिविडेंड से कोई भी खर्चा का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि 115 बीबीडी ऑलरेडी कंसेशनल रेट पर टैक्स इंपोज कर रहे हैं। ये डिविडेंड को अगर नॉर्मल इनकम माना जाता था तो इंडियन कंपनी के लिए नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट का टैक्स रेट इज वेरी हाई। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 115 बीबीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंसेशनल रेट पे टैक्स इंपोज कर रहे हैं। बात क्लियर है? 115 बीबीडी को बेयर एक्ट का प्रोविजन से हम लोग स्टडी करेंगे। आइए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी। अगर एसएससी का टोटल इनकम में, कौन सा एसएससी? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी वाला एसएससी का टोटल इनकम में अगर इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूटर और पेड बाय ए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी। और स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब नीचे दिया गया है, a foreign company in which Indian company holds 26% or more in nominal value of equity share capital। बात ध्यान देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में होल्डिंग होना चाहिए। अगर इक्विटी में होल्डिंग नहीं है, केवल प्रेफरेंस में होल्डिंग है तो नहीं माना जाएगा। इक्विटी एंड प्रेफरेंस मिलकर 26% हो रहा है, बट इक्विटी में स्टैंड अलोन 26% नहीं है तो नहीं माना जाएगा। इक्विटी होल्डिंग स्टैंड अलोन 26% और उससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 26% होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो फॉरेन कंपनी को स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी का कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडियन कंपनी शुड होल्ड 26% और मोर देन 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी। तो लिखा गया where the total income of an assessee being an Indian company includes an income by way of dividend declared distributed or paid by a specified foreign company, the income tax payable shall be the aggregate of the amount of income tax calculated on the income by way of such dividend at the rate of 15%। तो 15% रेट पे टैक्स इंपोज हो जाएगा वो डिविडेंड इनकम के ऊपर। मतलब डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम बन गया, क्योंकि स्पेशल इनकम किसको बोला जाता है? जो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का कोई सेक्शन टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 115 बीबीडी टैक्स रेट इंपोज किया, इसीलिए वो डिविडेंड इनकम को, जो डिविडेंड स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास फ्लो होकर आ रहा है, उसको स्पेशल इनकम माना जा रहा है। अच्छा, बाकी इनकम के ऊपर तो नॉर्मली जैसा इनकम टैक्स का बाकी प्रोविजन और फाइनेंस एक्ट का प्रोविजन का हिसाब से टैक्स लगता है वही लगेगा। तो लिखा हुआ है बी में द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स व्हिच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज टोटल इनकम बीन रिड्यूस्ड बाय द अफोरसेड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। मतलब रिमेनिंग टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट का बाकी प्रोविजन का हिसाब से एंड फाइनेंस एक्ट का रेट का हिसाब से टैक्स इंपोज हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं बी। क्लियर? इसको लेकर हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ए को लेकर है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या बता रहे हैं? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 ओवरराइड कर रहा है पूरा इनकम टैक्स को। सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 ओवरराइड कर रहा है पूरा इनकम टैक्स का प्रोविजन को। बता रहे इनकम टैक्स का बाकी प्रोविजन में 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 को छोड़ के बाकी प्रोविजन में जो भी कुछ लिखा गया है उसके साथ अगर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 का कंट्राडिक्शन होता है तो कौन जीतेगा? सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 जीतेगा। मतलब हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 115 बीबीडी का सबसेक्शन 2 क्या बता रहे? बता रहे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट नो डिडक्शन
in respect of any expenditure or allowance shall be allowed to the SSC under the provision of this act in computing its income by way of dividend referred to in subsection 1। तो सेक्शन नंबर 57 जो होता है वो डिविडेंड इनकम से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लेस करने का प्रोविजन अलाउ करता है। सेक्शन नंबर 115 बीबीटी का सबसेक्शन 2 बोल्ड है ये पर्टिकुलर डिविडेंड के ऊपर, कौन सा डिविडेंड, जो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास फ्लो करा रहे हैं उससे कोई भी डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया। सेक्शन 57 बोल्ड है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% द टोटल डिविडेंड अलाउ किया जाता है, और सेक्शन 115 बीबीटी का सबसेक्शन 2 बोल्ड है कि स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से इंडियन कंपनी के पास जो डिविडेंड आ रहा है उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर और अलाउंस अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया 115 बीबीटी का सबसेक्शन 2 के साथ सेक्शन नंबर 57 का। कॉन्ट्राडिक्शन में कौन जीतेगा, सेक्शन नंबर 115 बीबीटी सबसेक्शन 2 जीतेगा, बिकॉज सेक्शन नंबर 115 बीबीटी का सबसेक्शन 2 स्टार्ट हो रहा है नॉट स्टैंडिंग से, मतलब इसके पास ओवरराइटिंग पावर है। बात क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 115 बीबीटी 2 सेक्शन नंबर 115 बीबीटी सबसेक्शन 2 के पास ज्यादा पावर है। तो ये कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 115 बीबीटी। नेक्स्ट हम लोग और एक सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर 80M। सेक्शन नंबर 80M रिपील हो चुका था। सेक्शन नंबर 80M को रिवाइव किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा फिर से इंसर्ट किया गया है सेक्शन नंबर 80M को। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए 80M को स्टडी करते हैं। वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, तो ये डोमेस्टिक कंपनी वाला एसएससी को लेकर बात कर रहे हैं। क्लियर, कौन सा एसएससी, डोमेस्टिक कंपनी वाला एसएससी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी है ही। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, बट अदर देन इंडियन कंपनी को भी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा अगर अदर देन इंडियन कंपनी अपना वो इनकम जो चार्जेबल है अंडर द इनकम टैक्स 1961 वो इनकम से डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे करने का प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट बनाता है, तो वो पर्टिकुलर अदर देन इंडियन कंपनी को भी माना जाएगा डोमेस्टिक कंपनी। तो यहाँ पे लिखा गया अगर डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम में कोई एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो डोमेस्टिक कंपनी का टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम शामिल है। ऐसे केस में सेक्शन 80 में अप्लाई हो सकता है। फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड कहां से मिला है, दूसरा कोई डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, नहीं तो फॉरेन कंपनी से मिला है, नहीं तो बिजनेस ट्रस्ट से मिला है। तो एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम में डिविडेंड है, और वो डिविडेंड कहां से उसको मिला है, इधर तो अदर डोमेस्टिक कंपनी से मिला है, नहीं तो फॉरेन कंपनी से मिला है, नहीं तो बिजनेस ट्रस्ट से मिला है। तो क्या होगा, there shall in accordance with and subject to the provisions of this section be allowed in computing the total income of such domestic company a deduction, बहुत important है, of an amount equal to so much of the amount of income by way of dividends received from such other domestic company or foreign company or business trust as does not exceed the amount of dividend distributed by it on or before the due date। मतलब क्या है, देखो मानो कि देयर इज ए कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड नाम का एक डोमेस्टिक कंपनी एग्जिस्ट करता है, एंड बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इज ऑल्सो ए डोमेस्टिक कंपनी। ए लिमिटेड इज ऑल्सो ए डोमेस्टिक कंपनी। बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड, तो बी लिमिटेड हैज बिकम मेंबर ऑफ ए लिमिटेड। जैसे ए लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट और पे करेंगे, बी लिमिटेड इज एंटाइटल्ड टू गेट दैट डिविडेंड। तो ए लिमिटेड में पैसा निवेश किया है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन ए लिमिटेड। अभी ए लिमिटेड जाके डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे किया है। आउट ऑफ दैट डिविडेंड बी लिमिटेड हैज गॉट, मानो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है, 100 करोड़ डिविडेंड रिसीव किया है, 100 करोड़ का डिविडेंड और रिसीव किया है। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड से 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है। अभी बी लिमिटेड आगे जाकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, बी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट करे, $250 करोड़ का डिविडेंड अपना शेयर होल्डर को। बी लिमिटेड 250 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना शेयर होल्डर को। अभी बी लिमिटेड जब अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, बी लिमिटेड अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो जीटीआई कैलकुलेट करेंगे। जीटीआई से डिडक्शन क्लेम करते हैं। बी लिमिटेड जीटीआई कैलकुलेट करेंगे, फिर जीटीआई से डिडक्शन क्लेम करेंगे चैप्टर 6A के अंडर।
चैप्टर 6A के अंडर जितना सारा डिडक्शन अवेलेबल होते थे अप टू पीवीएस या 1920 डोमेस्टिक कंपनी को, वो सारा डिडक्शन डोमेस्टिक कंपनी को अवेलेबल रहेगा आफ्टर पीवीएस या 1920 ऑल्सो। बट डोमेस्टिक कंपनी को एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा पीवीएस या 2021 ऑनवर्ड रिगार्डिंग इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। मेरा वाला उदाहरण से अगर 80M का डिडक्शन समझने का कोशिश करोगे, 80M भी चैप्टर 6A के अंडर फॉल करता है, तो 80M का डिडक्शन अगर मेरा वाला उदाहरण से समझने का कोशिश करोगे, मेरा वाला उदाहरण में बी लिमिटेड नाम का एक डोमेस्टिक कंपनी ने ए लिमिटेड नाम का अनदर डोमेस्टिक कंपनी से 100 करोड़ का डिविडेंड रिसीव किया है। अभी बी लिमिटेड आगे जाकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना शेयर होल्डर को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का अमाउंट अगर जितना अमाउंट रिसीव किया था डोमेस्टिक कंपनी मिनिमम उतना होता है और उससे ज्यादा होता है, तो जितना अमाउंट रिसीव किया है उतना का डिडक्शन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम और डोमेस्टिक कंपनी को। बात यहाँ क्लियर होगी। And B Limited has received a dividend amount of rupees 100 crore from A Limited। तो B Limited के हाथ में वो 100 करोड़ इनकम बन चुका है। B Limited के हाथ में वो 100 करोड़ इनकम बन चुका है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और B Limited is liable to pay tax on that rupees 100 करोड़। तो B Limited अगर वो 100 करोड़ के ऊपर टैक्स का अमाउंट बचाना चाहते तो उनको एक काम करना पड़ेगा, B Limited को मिनिमम वो 100 करोड़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डर को। अगर मिनिमम 100 करोड़ का डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना शेयर होल्डर को, तो 100 करोड़ का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80M एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम जीटीआई। बात यहां समझ में आ गया। तो पहले डिविडेंड उनके लिए इनकम बन चुका था, बाद में सेक्शन 80M के अंडर, सेक्शन नंबर 80M के अंडर वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा तो नलिफाई हो जाएगा वो 100 करोड़ का इफेक्ट। बात यहां तक क्लियर है। तो जितना का डिविडेंड मिला मिनिमम उतना का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 100 करोड़ का डिविडेंड मिला और 250 करोड़ का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो 100 करोड़ से ज्यादा ही किया, इसलिए 100 करोड़ का डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। बट 100 करोड़ का डिविडेंड मिला और 80 करोड़ का डिविडेंड अपना शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया बी लिमिटेड, ऐसे केस में 80 करोड़ का ही डिडक्शन अवेलेबल होगा अंडर सेक्शन 80M टू बी लिमिटेड। बात यहां क्लियर। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है, और ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, किसके ऊपर ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है, डिडक्शन पाने के लिए कौन एंटाइटल्ड है, बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के ऊपर ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट लागू होता है। बी लिमिटेड को अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बी लिमिटेड जितना का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उतना का डिविडेंड तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए ड्यू डेट तक। और ड्यू डेट का मतलब क्या है, ड्यू डेट का मतलब है रिटर्न फाइल करने का जो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल, उसके एक महीना पहले तक डेट को माना जाता है ड्यू डेट फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। अच्छा, एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट इधर तो होगा 31 अक्टूबर और नहीं तो होगा 30 नवंबर। 30 नवंबर तब होता है जब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बुक्स में अपीयर करता है, नहीं तो 31 अक्टूबर होता है। तो 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, अगर 31 अक्टूबर है रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तो 30 सितंबर तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बात यहां समझ में आ रहा है। रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है उसके एक महीना पहले तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अगर मान लो पीबीएस या 2021 को लेकर बात कर रहे हैं, पीबीएस या 2021 का डिविडेंड को लेकर बात कर रहे हैं, तो पीबीएस या 2021 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या हो सकता है एक डोमेस्टिक कंपनी के, इधर तो होगा 31 अक्टूबर 2021, नहीं तो होगा 30 नवंबर 2021। अगर 31 अक्टूबर 2021 है तो 30 सितंबर 2021 तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए बी लिमिटेड को। बात यहां क्लियर है। तो ये इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड के रेस्पेक्ट में डिडक्शन है। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है ड्यू डेट के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन ड्यू डेट मींस डेट 1 मंथ प्रायर टू द डेट फॉर द फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 में जो एप्लीकेबल ड्यू डेट स्पेसिफाई किया गया है रिटर्न फाइल करने का, उस डेट से एक महीना पहले तक डेट को माना जाएगा ड्यू डेट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 80M। और सबसेक्शन 2 क्या बता रहे थे, सबसेक्शन 2 बता रहे थे वेयर एनी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी हैज बीन अलाउड अंडर सबसेक्शन 1 इन एनी प्रीवियस ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट इन एनी अदर प्रीवियस ईयर। तो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने 80M का डिडक्शन एक पर्टिकुलर डिविडेंड के रेस्पेक्ट में क्लेम कर लिया, तो वही सेम डिविडेंड के रेस्पेक्ट में दूसरा कोई प्रीवियस ईयर में अगेन डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट हम आपको बताएंगे रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 80M। और वो स्पेशल पॉइंट क्या है, बी लिमिटेड नाम का जो डोमेस्टिक कंपनी है, मान लीजिए दैट डोमेस्टिक कंपनी हैज इन्वेस्टेड, बी लिमिटेड नाम का जो डोमेस्टिक कंपनी है, दैट डोमेस्टिक कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, एंड ए कंपनी मे बी अनदर डोमेस्टिक कंपनी, मे बी ए फॉरेन कंपनी, ए मे बी ए बिजनेस ट्रस्ट। बट यहाँ पे हम बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लागू नहीं करेंगे क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स को लेकर डिस्कस करें। बी लिमिटेड
ए का इक्विटी शेयर्स में पैसा निवेश किया। बिजनेस ट्रस्ट का जनरली यूनिट होता है लाइक म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस ट्रस्ट को छोड़ के बाकी दोनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ए जो है, ए मे बी अनदर डोमेस्टिक कंपनी, मे बी ए फॉरेन कंपनी, एंड ए कंपनी का इक्विटी शेयर्स में पैसा निवेश किया बी लिमिटेड नाम का डोमेस्टिक कंपनी। तो ए कंपनी जैसी डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे करेंगे, बी लिमिटेड इज एंटाइटल टू गेट दैट डिविडेंड। मान लीजिए ए ने डिविडेंड डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूट पे किया है, बी को वो डिविडेंड मिल गया, क्लियर। तो बी को अगर वो डिविडेंड मिल गया है, वो डिविडेंड तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। अभी बी को जाके आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना शेयर होल्डर को। अपना शेयर होल्डर इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, मतलब मिला है इक्विटी डिविडेंड बट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड विद इन ड्यू डेट, तो 80M का डिडक्शन मिलेगा। मिला है प्रेफरेंस डिविडेंड बट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इक्विटी डिविडेंड विद इन ड्यू डेट, तो सेक्शन 80M का डिडक्शन अलाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड शब्द लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है इक्विटी डिविडेंड की प्रेफरेंस डिविडेंड। बात याद रहेगा। तो डिविडेंड में भी ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड में भी ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विटी डिविडेंड मिलने में, मतलब इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलने में इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना शेयर होल्डर्स को, ऐसा बात नहीं है। मिला है, हो सकता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड, बट आगे जाके वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हो सकता है मिला है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ गया। सेक्शन 80M हर एक केस में अलाउ हो जाएगा, बट विद इन ड्यू डेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए डिविडेंड का अमाउंट।